हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी बीए फिफ्थ सेमेस्टर के बारे में। हिंदी बीए फिफ्थ सेमेस्टर में जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, जिसका पेपर टाइटल रहेगा साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना। इस पेपर के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने इस वीडियो में सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, इस वीडियो के बाद एक वीडियो और आएगा 100+ यानी कि 100+ महत्वपूर्ण प्रश्नों का ही। इस वाली वीडियो को और उस वाली वीडियो को मिला के आपके टोटल 200+ क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके प्रथम प्रश्न पत्र के लिए पर्याप्त रहेगा। इन्हीं दोनों वीडियो से आपको प्रश्न पत्र फर्स्ट में सारे के सारे एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको लास्ट तक वीडियो देखनी है और समझ में आएगा सारी चीज़ें। देखिए, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन आता है, भरत मुनि का काल क्या माना जाता है। यहाँ पे है काल। ठीक है, भरत मुनि का काल क्या माना जाता है, यानी कि किस समय के वो आचार्य रहे हैं। ठीक है, भरत मुनि का समय क्या था, तो 200 ईसा पूर्व का इनका समय रहा था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भरत मुनि से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने बनता है, भरत मुनि का काल क्या माना जाता है, तो 200 ईसा पूर्व इनका काल माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य हेतु कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, काव्य हेतु जो है 3 प्रकार के होते हैं, प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति। काव्य हेतु मतलब कि वो प्रकार जिससे काव्य की रचना होती है, वही काव्य के प्रकार हैं। तो काव्य के कितने प्रकार हैं, यानी कि कितने तरीके से हम काव्य की रचना कर सकते हैं, तो 3 है। एक है प्रतिभा, दूसरा है अभ्यास, तीसरा है व्युत्पत्ति, यानी कि ये सभी है। अब इसका थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले कहता है प्रतिभा जो आपका काव्य प्रकार है, इसके अभाव में काव्य रचना संभव नहीं है। और प्रतिभा को आचार्य मम्मट ने शक्ति कहा है। ठीक है, मतलब आचार्य मम्मट ने प्रतिभा को ही शक्ति कहा है। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए आपका अभ्यास। अभ्यास को आचार्य दंडी ने मूल्य काव्य माना है। ठीक है, आचार्य दंडी ने मूल काव्य माना है। किसको माना है, अभ्यास को। और व्युत्पत्ति आपका तीसरा प्रकार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, आचार्य आनंदवर्धन ने काव्य के कितने भेद किए हैं। तो देखिए, आचार्य आनंदवर्धन ने काव्य के जो है 3 भेद किए हैं। ठीक है, कितने भेद किए हैं, 3 भेद किए हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य मम्मट ने कितने काव्य प्रयोजन बताए हैं। तो आचार्य मम्मट ने काव्य प्रयोजन 6 बताए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, लोकमंगल को काव्य प्रयोजन मानने वाले कवि हैं। तो लोकमंगल को काव्य प्रयोजन मानने वाले कवि हो जाएंगे तुलसीदास, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास समन्वित रूप में काव्य हेतु है, किसने कहा था। देखिए, यहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि आचार्य मम्मट ने प्रतिभा को शक्ति माना है। ठीक है, जो काव्य का एक प्रकार है प्रतिभा, उसको शक्ति माना। तो ये यहाँ पे वही हम इसको लगा सकते हैं। तो शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास, इन तीनों के समन्वित रूप में काव्य हेतु है। कि कथन किसका है, तो ये कथन है जगन्नाथ का। ठीक है, किसका है, जगन्नाथ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है, किसने कहा था। यानी कि सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है, किसने कहा था, तो कॉलेज ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था, कॉलेज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उसमें वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में अभिव्यक्त होती हैं। कथन किसका है, तो कथन है महादेवी वर्मा का। ठीक है, नाम याद रखेंगे, महादेवी वर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, सर्वमुखी और सर्वोत्तम। ठीक है, सर्वमुखी और सर्वोत्तम मनों के सर्वोत्तम और सर्वाधिक दुखपूर्ण क्षणों का लेख कविता है। इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे, सर्वमुखी और सर्वोत्तम मनों के सर्वोत्तम और सर्वाधिक दुखपूर्ण क्षणों का लेख कविता है। ठीक है, किसने कहा था, शैली ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्वोद्रेक या हृदय की मुक्त अवस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान काव्य है, किसने कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। क्या कहा था, हृदय की मुक्त अवस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान, हृदय की मुक्त अवस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान कविता है। ठीक है, क्या है, काव्य है, किसने कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, पंक्ति किसकी है। तो कविता भाषा में आदमी होने की तमीज पंक्ति है, कहा था महादेवी वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हृदय दर्पण नामक ग्रंथ किसने लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भट्टनायक इसका राइट आंसर होगा। भट्टनायक ने हृदय दर्पण नामक ग्रंथ लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है। तो काव्य प्रकाश जो ग्रंथ
ग्रंथ है वो आचार्य मम्मट ने लिखा है। ठीक है, नाम याद रखेंगे, आचार्य मम्मट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, किस आचार्य ने औचित्य को रस का प्राण माना है? तो देखिए आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य को रस का प्राण माना है। और आचार्य क्षेमेंद्र जो है औचित्य संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आचार्य क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमणीय अनुभूति, शक्ति, वैचित्र और छंद, इन तीनों के समांशित रूप कविता है। इन तीनों का समांशित रूप कविता है, किसका कथन है? तो डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। ठीक है, क्या कथन है कि रमणीय अनुभूति, शक्ति, वैचित्र और छंद, इन तीनों का समांशित रूप कविता है। किसका कथन है? डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य प्रयोजन के संबंध में मानवतावादी दृष्टिकोण किसका था? देखिए काव्य प्रयोजन के संबंध में मानवतावादी जो दृष्टिकोण था वो था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतकालीन आचार्यों में सर्वप्रथम किसने काव्य प्रयोजन पर विचार किया था? तो रीतकालीन आचार्यों में सर्वप्रथम विचार जो किया था आचार्य कुलपति ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 रूपक के रचनाकार हैं, तो 10 रूपक के रचनाकार लगा देंगे धनानंद जय को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गारंटी से कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसको रट लेना। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं, तो काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं आचार्य वामन, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस गंगाधर नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं, तो रस गंगाधर नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं आचार्य जगन्नाथ। देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं जोर देकर बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना, लाइक के साथ अपने कॉलेज ग्रुप में वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, जिससे मेरे को एक मोटिवेशन मिलता है, और आपके एग्ज़ाम कैसा गया ये मुझे ज़रूर बताना आके कि सर आपके वीडियो से इतना क्वेश्चन मेरे एग्ज़ाम में आया है, मेरा पेपर अच्छा हुआ है या मेरा पेपर बुरा हुआ है, वो आप मेरे को ज़रूर बताएं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं उम्मीद करता हूँ पेपर आपका 101% अच्छा ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के आधार पर काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काव्य शास्त्रीय ग्रंथ के आधार पर काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य भरत मुनि को माना जाता है, और भरत मुनि के बाद काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य भामा को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ननु शब्दार्थों काव्यम, काव्य पंक्ति किसकी है? तो ननु शब्दार्थों काव्यम जो है काव्य पंक्ति रुद्रट की है। ठीक है, किसकी है? रुद्रट की, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं भरत मुनि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी में मैंने ऐड कर दिया है, पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। ठीक है, नाट्य शास्त्र को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य अलंकार के रचयिता हैं, तो काव्य अलंकार के रचयिता हैं भामा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतः करण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस आचार्य को प्रतिभावादी कहा जाता है, तो आचार्य पंडित राज जगन्नाथ को प्रतिभावादी आचार्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, रीतरात्म काव्य किसकी पंक्ति है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीतरात्म काव्य किसकी पंक्ति? तो आचार्य वामन की पंक्ति है। रीतरात्म काव्य आचार्य वामन की पंक्ति है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। और रीत संप्रदाय या फिर गुण संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत मुनि द्वारा निर्देशित रसों की संख्या कितनी है? तो भरत मुनि द्वारा निर्देशित रसों की संख्या 8 मानी गई है। ठीक है, कितनी मानी गई है? 8 मानी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, भट्टनायक के भक्तिवाद का मूल आधार क्या है? तो देखिए भट्टनायक के भक्तिवाद का मूल आधार है सांख्य दर्शन। अब सांख्य दर्शन क्या है? सांख्य दर्शन मतलब जिसका शाब्दिक अर्थ शब्द संख्या अथवा अंक में होता है, उसी को सांख्य दर्शन बोलते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता आचार्य कौन है? तो रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता आचार्य भट्टनायक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वेद नामक स्थायी भाव से किस रस का परिपाक होता है? तो देखिए निर्वेद नामक स्थायी भाव से शांत रस का परिपाक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रस सिद्धांत के लेखक का नाम क्या है? तो रस सिद्धांत जो है डॉक्टर नागेंद्र की देन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। रस सिद्धांत के लेखक का नाम डॉक्टर नागेंद्र। ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, रस निष्पत्ति के सर्वमान्य व्याख्याकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रस निष्पत्ति का
सर्वमान्य व्याख्याकार भरत मुनि को माना जाता है, ठीक है, आचार्य भरत मुनि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप रट लेना। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है, जिसमें से मैं कुछ यहाँ पे नीचे लिख दिया हूँ जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए, शोक, गर्व, अमर्ष, अभिस्था, अप्सरा, बीरा, आसूया, ये क्या है, ये संचारी भाव हैं जो आपको इस तरह से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन संचारी भाव नहीं है। तो आपको 3 ऑप्शन दे देंगे, एक गलत दे देगा, तो आपको पहचानना है कौन सा नहीं है। और आपको एक तरह से ये भी देगा कि जैसे ये क्वेश्चन है ना आपका एग्जाम में आने वाला है, मैं आपको सीक्रेट बात बता रहा हूँ कसम से, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि अपस्मार क्या है, अपस्मार क्या है, तो आपको क्या लगाना है कि संचारी भाव है, ठीक है, सीक्रेट बात बता रहा हूँ, 1 नंबर आपको यही मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, रस सूत्र किस आचार्य की देन है, तो रस सूत्र जो है भरत मुनि की देन है, ठीक है, किसकी देन है, भरत मुनि की देन है, और भरत मुनि जो है रसवादी आचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य दर्पण के रचयिता हैं, तो साहित्य दर्पण के रचयिता हैं आचार्य विश्वनाथ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अलंकारवादी आचार्य माना जाता है, तो देखिए भामा को और वामन को और भी हैं, तो यहाँ पे आंसर लगा देंगे सभी, यानी कि भामा और वामन को अलंकारवादी आचार्य माना जाता है, और भामा जो है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। उपमेय में उपमा की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्ष अलंकार होता है, 10th में काफ़ी रट्टा मारा है ना आप लोगों ने, याद है मुझे, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य उद्भट ने अलंकार संबंधी कौन सा ग्रंथ लिखा, इसको देख ले जरा। आचार्य उद्भट ने अलंकार संबंधी जो है अलंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ लिखा है, ठीक है, अलंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ लिखा है, जिसमें इन्होंने 41 अलंकारों की परिभाषा उदाहरण सहित देते हुए लिखा है। और आचार्य उद्भट ने अपने ग्रंथ अलंकार सार संग्रह में श्रेष्ठ अलंकार जो माना है वो माना है श्रेष्ठ अलंकार माना है श्लेष अलंकार को, यानी कि 41 अलंकारों में से जो एक श्लेष अलंकार है उसको सबसे श्रेष्ठ माना है। तो इसमें 3-4 प्रश्न यहाँ से आपको इस वाले क्वेश्चन से देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो में मज़ा आ रहा है ना, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना और शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, रस मीमांसा किसकी कृति है, तो रस मीमांसा जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की क्या परिभाषा दी है, तो आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की परिभाषा दी है, अलंकारों से युक्त रचना को काव्य कहते हैं, ठीक है, अलंकारों से युक्त रचना को काव्य कहते हैं, किसने दी, आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की परिभाषा देते हुए ये कहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीत के लिए व्रत शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया था, तो रीत के लिए व्रत शब्द का प्रयोग जो है आचार्य वामन ने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाव का बोध करने वाले कारण क्या कहलाते हैं, तो भाव का बोध करने वाले कारण अनुभाव कहलाते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कहलाते हैं, अनुभाव कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रस सिद्धांत किसका ग्रंथ है, अभी ऊपर भी हमने पढ़ा था, रस सिद्धांत किसने दिया था, डॉक्टर नागेंद्र ने दिया था, लेकिन डॉक्टर नागेंद्र को 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इसके लिए दिया गया था, ये भी याद रखेंगे। डॉक्टर नागेंद्र को 1965 में रस सिद्धांत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रुद्रट, आचार्य रुद्र और आचार्य शतानंद, ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के अनुसार अलंकारों की संख्या कितनी है, तो आचार्य रुद्रट के अनुसार अलंकारों की संख्या होती है 66, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रलोक किसकी रचना है, तो चंद्रलोक जो है जयदेव की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया था, तो आनंदवर्धन ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं, तो काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं राजशेखर, इसका आंसर हो जाएगा राजशेखर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने था, काव्य के घटक क्रमशः, यानी कि काव्य के जो घटक हैं उनको हम क्रम से देखें, तो देखिए जो काव्य के घटक हैं मतलब कि पार्ट हैं, अगर कोई आप सेंटेंस लिख रहे हैं, कोई कविता लिख रहे हैं, तो उसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले एक वर्ण लिखेंगे, छोटा आ बड़ा आ, फिर उसमें बा लगा के उसको शब्द बनाएंगे, फिर अब कब करके उसको पद बनाएंगे और पद करते करते उसका वाक्य बना देंगे, तो इसी को बोलेंगे काव्य के घटक क्रम से, यानी कि जो काव्य के घटक हैं जो उसके पार्ट्स हैं उसको क्रम से लिखो, पहले आप वर्ण लिखेंगे, शब्द लिखेंगे, पद लिखेंगे, फिर उसका पूरा वाक्य बनाएंगे, फिर वो क्या कहलाएगा,
काव्य कविता बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका मत भुक्तिवाद के नाम से जाना जाता है? तो भट्टनायक का मत जो है भुक्तिवाद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, रस रूप में क्या परिणाम होता है? तो रस रूप में जो है स्थायी भाव होता है। ठीक है, क्या होता है? स्थायी भाव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। ठीक है, याद रखेंगे, स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, वीर रस रचना कौन सा गुण प्रधान होता है? वीर रस रचना कौन सा गुण प्रधान होता है? तो ओज गुण, यानी वीर रस रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है? तो औज गुण प्रधान होता है। ठीक है, नाम याद रखेंगे, औज गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, साधारणीकरण सिद्धांत का उल्लेख सर्वप्रथम किस आचार्य ने किया था? तो साधारणीकरण सिद्धांत का उल्लेख जो है सर्वप्रथम भट्टनायक ने किया था। भट्टनायक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वन्यालोक लोचन के रचयिता कौन है? तो ध्वन्यालोक लोचन के रचयिता हो जाएंगे आचार्य आनंदवर्धन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, रस ध्वनि को काव्य की आत्मा किसने माना है? तो रस ध्वनि को काव्य की आत्मा जो है माना है आचार्य आनंदवर्धन ने। ठीक है, आचार्य आनंदवर्धन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं? तो देखिए, अलंकार संप्रदाय के यहाँ पे आचार्य हैं आचार्य दंडी और आचार्य जयदेव, आचार्य भरत मुनि और आचार्य भामा। देखिए है ना, यहाँ पे मैंने 4 आचार्यों का मैंने नाम बताया जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इन्हीं चारों से रिलेटेड बाकी कोई आपसे नहीं पूछा जाएगा अलंकार संप्रदाय के आचार्य में। तो आचार्य दंडी और आचार्य जयदेव को अलंकार संप्रदाय के आचार्य माना जाता है और आचार्य भरत मुनि जो है अलंकार संप्रदाय के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। और आचार्य भरत मुनि के बाद प्रथम आचार्य भामा को माना जाता है। सबसे पहले माना जाता है भरत मुनि को और इनके बाद माना जाता है भामा को। बाकी आचार्य दांडी और आचार्य जयदेव जो हैं अलंकार संप्रदाय के आचार्य के रूप में ही जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, रस गंगाधर किसकी कृति है? तो रस गंगाधर जो है पंडित राज जगन्नाथ की कीर्ति है। जगन्नाथ के नाम के आगे जो पंडित राज नाम आपको देखने को मिल रहा है ना, ये पंडित राज की जो उपाधि थी इनको शाहजहां ने दी थी, मुगल बादशाह शाहजहां ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमक किस प्रकार का अलंकार है? तो यमक जो है शब्द अलंकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य कल्पद्रुम के रचयिता कौन है? तो काव्य कल्पद्रुम के रचयिता है कन्हैयालाल पोद्दार। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत मुनि और दांडी ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो भरत मुनि और दांडी ने काव्य गुणों की संख्या जो है 9 मानी है, वो 10 मानी है। 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कौन कौन से होते हैं वो मैं यहाँ पे आपको 10 लिख दिया हूँ क्योंकि 10 इंपॉर्टेंट है। 10 में से भी कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, सुकुमारता, अर्थव्यक्ति, उदारता एवं कांति, ये क्या है? ये 10 आपके काव्य गुणों की संख्या है। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जो आप देख रहे हैं प्रसाद, प्रसाद को जो है पांचाली रीत से संबंधित गुण है। प्रसाद जो है पांचाली रीत से संबंधित गुण है और ये सभी रसों में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका एक और देखने को मिलता है माधुर्य। माधुर्य जो है वैदर्भी रीत में माधुर्य गुण का समावेश रहता है। ठीक है, वैदर्भी रीत में जो है माधुर्य गुण का समावेश रहता है। माधुर्य गुण में श्रृंगार रस, करुण रस एवं शांत रस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और आपका एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा, गौड़ी रीत में ओज काव्य गुण पाया जाता है। ठीक है, ओज गुण, तो ओज गुण जो है गौड़ी रीत में ओज गुण पाया जाता है। बाकी आपके सारे आपको देख लेंगे कि काव्य गुणों की संख्या 10 होती है। 10 में कौन कौन से होते हैं ये सारे होते हैं, तो आप इनको भी एक बार नज़र मार ही लेंगे। बाकी जो इंपॉर्टेंट मैंने अलग से हाईलाइट किया उनको आप ज़रूर याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी ने काव्य दोष की संख्या कितनी बताई है? तो काव्य दोष की संख्या भी कितनी बताइए? 10 बताइए। और काव्य गुण की संख्या कितनी बताइए? 10 बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो शब्द शक्ति जो है 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षण और व्यंजन। ये 3 प्रकार की होती है। अभिधा जो है रूढ़ शब्द अभिधा शब्द शक्ति को व्यक्त करता है। जो रूढ़ शब्द होता है वो अभिधा शब्द शक्ति को व्यक्त करता है। और जो लक्षण आपका शब्द शक्ति है इसके भी 2 भेद होते हैं। और जो व्यंजन आपका शब्द शक्ति है इसके भी 2 भेद होते हैं। बस आप नंबर याद रखें कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। ठीक है, शक्ति अभिधा के असमर्थ हो जाने पर किस शब्द शक्ति का बोध होता है, यानी कि जन्म होता है? तो शक्ति अभिधा के असमर्थ हो जाने पर लक्षण शब्द शक्ति का बोध होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मुझे देखते ही वह 9 2 11 हो गया, में कौन सी शब्द शक्ति है? तो देखिए इसमें है लक्षण शब्द शक्ति। मुझे देखते ही वह 9 2 11 हो गया, इसमें क्या है? लक्षण शब्द शक्ति। इसका थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, सभी मुहावरे एवं लोकवृत्तियों में लक्षण शब्द शक्ति होती है। ठीक है, जितने भी मुहावरे होते हैं, जितने भी लोकोक्तियाँ होती हैं, सभी में लक्षण शब्द शक्ति होती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो व्यंजन के 2 भेद होते हैं। देखो कौन से होते हैं बताऊं आपको जरा। शब्द पर आधारित व्यंजन को क्या कहते हैं? शब्दी व्यंजी होता है।
अर्थ पर आधारित व्यंजन को क्या कहते हैं? आर्थी व्यंजन होता है। ये दोनों आपके व्यंजन के भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सुन पड़े सो शब्द है, समझी पड़े तो अर्थ किसकी पंक्ति है? तो चिंतामणि की पंक्ति है। जो सुन पड़े तो शब्द, समझी पड़े तो अर्थ, किसकी पंक्ति है? चिंतामणि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, किसकी पंक्ति है? महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, किसका कथन है? तो कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, किसका कथन है? सुमित्रा नंदन पंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित अनुचित विवेकों व्युत्पत्ति पंक्ति किसकी है? तो उचित अनुचित विवेकों व्युत्पत्ति, ये पंक्ति है राजशेखर की। ठीक है, राजशेखर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, किसकी पंक्ति है? तो मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक कितने प्रकार के होते हैं? तो श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक जो है 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं? तो श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण जो है दक्षिण प्रकार के नायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूलिका है, तो चूलिका क्या है? तो सूच्य कथा वस्तु है। चूलिका क्या है? सूच्य कथा वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायक कितने प्रकार के होते हैं? नायक जो है 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है धीरोदात्त, और एक होता है धीरोधत्त, और एक होता है धीर ललित, और एक होता है धीर प्रशांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राम किस प्रकार के नायक हैं? तो श्री राम जो है धीरोत्त प्रकार के नायक होते हैं। धीरोत्त किस प्रकार का होता है? मतलब उत्तम प्रकृति का नायक होता है। जो धीरोत्त नायक होता है ना, वो उत्तम प्रकृति का नायक होता है, मतलब सेंट्रल कैरेक्टर आप कह लो, हीरो जिसको आप कह लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुष्यंत किस प्रकार का नायक था? तो दुष्यंत जो है धीर ललित प्रकार का एक नायक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, औचित्य विचार चर्चा नामक ग्रंथ किसका है? तो औचित्य विचार चर्चा नामक ग्रंथ आचार्य क्षेमेंद्र का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतरात्मक आवश्य कथन किसका है? यानी किस आचार्य का है? तो रीतरात्मक आवश्य जो कथन है वो आचार्य वामन का है, और रीति को काव्य की आत्मा घोषित किया है। ठीक है, रीतरात्मक आवश्य जो कथन है इसमें रीति को काव्य की आत्मा घोषित किया है आचार्य वामन ने। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्रोक्तिक सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं, तो वक्रोक्तिक सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य कुंतन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वक्रोक्तिक सिद्धांत का सबसे पहले शास्त्रीय विवेचन जो है आचार्य कुंतन ने ही किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, भारतीय काव्यालोचन के इतिहास में सर्वप्रथम कलावाद की प्रतिष्ठा किस सिद्धांत के द्वारा की गई थी? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वक्रोक्तिक सिद्धांत, जो किसका है? आचार्य कुंतन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य वृत्ति कितने प्रकार की होती है? तो नाट्य वृत्ति जो है 4 प्रकार की होती है। 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भरत मुनि के अनुसार नाट्य वृत्तियों का सही क्रम क्या है? तो देखिए सही क्रम इस तरह से है, भारतीय, सातवती, कौशिकी और आर्यभट्टी। ये क्या है? 4 नाट्य वृत्ति के प्रकार हैं जो कि भरत मुनि के द्वारा क्रम से लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार और हास रस में कौन सी नाट्य वृत्ति का प्रयोग किया जाता है? तो कौशिकी नाट्य वृत्ति का प्रयोग किया जाता है श्रृंगार और हास रस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के कितने अध्यायों का विवेचन किया है? तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के 37 अध्यायों का विवेचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में किस दर्शन की छाप है? तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में प्रत्यभिज्ञा दर्शन की छाप देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक में कम से कम कितने अंक होने चाहिए? तो नाटक में कम से कम 5 अंक होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक की कथा वस्तु कैसी होनी चाहिए? तो नाटक की कथा वस्तु जो है इतिहास प्रसिद्ध होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरूपक में कितने भेद होते हैं? तो उपरूपक के 18 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भान में कितने अंक होते हैं? तो भान में सिर्फ और सिर्फ 1 भेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भान में कौन सा रस प्रधान होता है? तो भान में वीर रस प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनय के कितने प्रकार होते हैं? तो अभिनय के 4 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी नाट्य वृत्ति कौशल प्रधान होती है? तो भारतीय नाट्य वृत्ति जो है कौशल प्रधान होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवती को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो सातवती को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनय का मूल ग्रंथ कौन सा है? तो अभिनय का मूल ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भान में किस वृत्ति का वर्ण होता है? तो संस्कृत भान में कौशिकी वृत्ति का वर्ण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रस का अर्थ क्या है? तो रस का अर्थ होता है काव्य आनंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वन्यालोक की टीका का क्या नाम है? तो देखिए ध्वन्यालोक की टीका का नाम है लोचन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुमतिवाद का संबंध है। तो अनुमतिवाद का संबंध आचार्य
शंकुक से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आचार्य शंकुक से है अनुमतिवाद का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, अव्यक्त की अभिव्यक्ति जगत है अतः कविता अभिव्यक्त की अभिव्यक्ति है। पंक्ति किसकी है? तो शुक्ल जी की ये पंक्ति है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 101 क्वेश्चन यानी कि 100+ क्वेश्चन यहाँ पे मैंने करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए ना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। शेयर के लिए आपसे मेरी दिल से रिक्वेस्ट रहेगी, आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट ज़रूर कर देना, और आपका पेपर कैसा हुआ ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना एग्ज़ाम देने के बाद। और आपको जो आपका पेपर हो उसका आंसर की आपको चाहिए तो आप मुझे पेपर जो है मेरे व्हाट्सअप नंबर पे शेयर कर सकते हैं। नंबर मैं आपको बता रहा हूँ 7300975835। व्हाट्सअप नंबर है, सिर्फ व्हाट्सअप करना, कॉल नहीं लगेगा। तो व्हाट्सएप पे आप मुझे सिर्फ पेपर सेंड कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी को दिल से बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।